नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो ऊपर से देखने में तो एक त्योहार लगता है, लेकिन असल में ये एक खगोलीय घटना, एक सांस्कृतिक पहेली और हजारों साल पुराने विज्ञान का संगम है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। हमारे पास जो भी जानकारी है वो भारत के अलग अलग कोनों से आई है। कुछ लेख खगोल विज्ञान समझाते हैं, कुछ आयुर्वेद के रहस्य खोलते हैं और कुछ झारखंड के गांवों से लेकर गुजरात की छतों तक की कहानियां सुनाते हैं। और आज हमारा मिशन एक तरह से इस पहेली को सुलझाना है। आखिर कैसे एक ही खगोलीय घटना, मतलब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, इतने अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। बिल्कुल, कहीं पतंगे उड़ रही हैं तो कहीं आग जल रही है। हाँ, कहीं खिचड़ी बन रही है तो कहीं मीठा पोंगल। और ये सवाल ही इस त्योहार की आत्मा है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ खगोल शास्त्री नहीं थे, वो गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ब्रह्मांड के एक नियम को पकड़ा और उसे इंसानी जीवन के हर पहलू से जोड़ दिया। सेहत से, रिश्तों से, खेती से और यहाँ तक कि अध्यात्म से भी। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते का नवीनीकरण है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इसी नींव से शुरू करते हैं। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन मकर संक्रांति का इससे क्या लेना देना है? अरे सब कुछ इसी झुकाव का खेल है। देखिए, 22 दिसंबर के आसपास होता है विंटर सोल्स्टिस, साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। हाँ, ऐसा लगता है मानो अंधेरा जीत गया हो। लेकिन इसके ठीक बाद से सूर्य उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। और लगभग 14-15 जनवरी को वो ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। अच्छा, रोशनी के लौटने की हाँ, आधिकारिक शुरुआत है। आधिकारिक शुरुआत है। पर मुझे लगता है इसका असर सिर्फ घड़ी पर नहीं, हमारे मन पर भी पड़ता होगा, है ना? वो दिसंबर जनवरी की एक उदासी और सुस्ती जो होती है। बिल्कुल है, और ये बहुत गहरा कनेक्शन है। सर्दियों की कम धूप और लंबी रातें हमारे मनोविज्ञान पर असर डालती हैं, जिसे विंटर ब्लूज भी कहते हैं। उत्तरायण का शुरू होना एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संकेत है कि अब अंधेरा घटेगा, प्रकाश बढ़ेगा। ये उम्मीद का प्रतीक है, और जब पूरा समाज इस उम्मीद को एक साथ त्योहार के रूप में मनाता है तो वो एक सामूहिक ऊर्जा बन जाती है, एक तरह से अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। और शायद इसी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को हमारी पौराणिक कथाओं ने कहानियों का रूप दिया है। सबसे मशहूर कहानी तो राजा भगीरथ की है। जी हाँ, जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देवी गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। और ये कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, और माना जाता है कि मकर संक्रांति के ही दिन देवी गंगा ने प्रसन्न होकर धरती पर उतरना स्वीकार किया। वो भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंत में सागर में मिली, जिसे आज हम गंगा सागर कहते हैं। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल का वो प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, जहां आज भी लाखों लोग स्नान करते हैं, वो एक तरह से भगीरथ के उस असाधारण प्रयास का एक जीवंत उत्सव है। ठीक कहा। ये कथा सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भगीरथ का प्रयास हमें बताता है कि सही नियत से किया गया कठोर परिश्रम असंभव को भी संभव बना सकता है। और गंगा का स्नान वो शुद्धि और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कहानी है जो रिश्तों की बात करती है, खासकर पिता पुत्र के रिश्ते की, सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव की। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य और शनि के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन इस दिन सूर्य देव सारे मतभेद भुलाकर खुद अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में उनसे मिलने जाते हैं। तो ये दिन पारिवारिक मेल मिलाप का भी प्रतीक बन गया। हाँ, कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों को एक नया मौका देने का। लेकिन एक कहानी और है जो इन सबसे अलग है, जो धैर्य और इच्छा शक्ति की बात करती है। महाभारत में भीष्म पितामह की। और ये उत्तरायण के महत्व को सबसे गहराई से समझाती है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे बाणों की शैया पे लेटे तो सूर्य दक्षिणायन में था, और ऐसी मान्यता थी कि उत्तरायण के शुभ काल में प्राण त्यागने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए भीष्म ने असहनीय पीड़ा सहते हुए 58 दिनों तक सिर्फ सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। तो ये सिर्फ मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं थी, ये तो अपने संकल्प पर टिके रहने की एक मिसाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सही समय के लिए धैर्य रखना कितना जरूरी है। ये तीनों कथाएं, भगीरथ का पुरुषार्थ, सूर्य का मेल मिलाप
और भीष्म का धैर्य, इस एक खगोलीय घटना को मानवीय भावनाओं से जोड़कर इसे बहुत बड़ा बना देती हैं। और शायद यही वजह है कि पूरे भारत में इसके जश्न का तरीका इतना अलग है। चलिए गुजरात से शुरू करते हैं, जहां इसे उत्तरायण कहते हैं। वहां तो आसमान एक युद्ध का मैदान बन जाता है। हवा में सिर्फ एक ही शोर गूंजता है, वो काटा। ये कितना दिलचस्प है नहीं? गुजरात में उत्सव का सारा ध्यान आकाश की ओर है, लोग ऊपर देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा उत्तर की ओर पंजाब चलते हैं तो मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले लोहड़ी पर सारा ध्यान आकाश से हटकर धरती पर आ जाता है। सही कहा, वहां उत्सव का केंद्र है आग, अलाव। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी डालते हैं और भांगड़ा गिद्दा करते हैं। यहाँ उत्सव आसमान की ऊंचाई पर नहीं बल्कि आग की गर्मी और जमीन से जुड़े नाच गाने में है। तो एक जगह हवा और आकाश तत्व और दूसरी जगह अग्नि और पृथ्वी तत्व। और अगर हम दक्षिण की ओर तमिलनाडु चले तो वहाँ पोंगल में जल और अन्न तत्व केंद्र में आ जाते हैं। हाँ, पोंगल में तो मिट्टी के बर्तन में दूध, नए चावल और गुड़ को उबाला जाता है, और जैसे ही वो उबलकर बर्तन से बाहर गिरने लगता है, सब एक साथ चिल्लाते हैं पोंगलो पोंगल, जिसका मतलब है ये उबल रहा है। ये समृद्धि का जश्न है। और पूर्वोत्तर में असम में भोगली बिहू में फिर से अग्नि का महत्व दिखता है। वे धान के पुआल से भेला घर नाम की अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं और अगली सुबह उसे जला देते हैं। मतलब पुराने को जलाकर राख करना और नई शुरुआत का प्रतीक। अलग अलग हिस्से अपनी प्रकृति, अपनी खेती के हिसाब से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी कहते हैं, जो दान पुण्य का प्रतीक है। और इन्हीं सब जाने पहचाने रूपों के बीच झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में एक ऐसी परंपरा है जो बहुत ही अनूठी है, तुसु पर्व। हाँ, तुसु पर्व ये मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। वो तुसु देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और उसे अपनी कल्पना से सजाती हैं। रंगीन कागज, फूल, हर लड़की की तुसु अलग होती है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इसका सामाजिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक गुड़िया बनाने का खेल नहीं है, ये युवा लड़कियों को अपनी रचनात्मकता, अपनी आशाओं को व्यक्त करने का एक मंच देता है। उनकी कलात्मक स्वतंत्रता का उत्सव है। और ये उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं है, पूरा महीना। शाम को गांव की महिलाएं और लड़कियां तुसु गीत गाती हैं। जैसा एक स्थानीय गायिका चंपा दीदी बताती हैं, इन गीतों में उनकी पूरी दुनिया बसी है। प्रकृति, समाज, प्रेम और नारी शक्ति की कहानियां। ये गीत मौखिक परंपरा का वो एक अद्भुत उदाहरण है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को जिंदा रखने का एक जरिया है। बिल्कुल, ये गीत उस समुदाय को एक धागे में पिरो कर रखते हैं। मकर संक्रांति की सुबह, जिसे वहाँ माघी पर्व कहते हैं, पूरा गांव एक साथ नदी में स्नान करने जाता है और फिर घर पर बनते हैं पारंपरिक व्यंजन जैसे चिल्का रोटी, ठेकुआ, दही चूड़ा, पिट्ठा। हाँ, और फिर शाम को आता है सबसे भावुक पल, तुसु विसर्जन। ये विसर्जन सिर्फ एक मूर्ति को पानी में बहाना नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये पुरानी चिंताओं, दुखों और बीती बातों को विदा करने और नई उम्मीदों का स्वागत करने का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, ये त्योहार लैंगिक समानता की एक मिसाल है, क्योंकि ये पूरी तरह से युवतियों और उनकी रचनात्मकता को केंद्र में रखता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस त्योहार को रोमांच से भर देती है, पतंगबाजी। लेकिन पतंग से ज्यादा खतरनाक होता है उसका धागा, मांझा। हाँ, और उसे बनाना एक कला भी है और विज्ञान भी। कारीगर बताते हैं कि इसमें कांच के एकदम बारीक पाउडर को चावल के आटे की लई और रंगों के साथ मिलाकर एक मजबूत सूती धागे पर चढ़ाया जाता है। और इसी धार से छतों पर जंग होती है। मुझे एक कहानी याद आती है प्रिया की। जब वो छोटी थी तो उसकी पसंदीदा पतंग कट गई और वो रोने लगी। तब उसके पिता ने उसे समझाया, पतंग कटने का मतलब खेल खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें एक और पतंग उड़ानी है और पहले से बेहतर कोशिश करनी है। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। हाँ, एक कटी हुई पतंग ने उसे क्या कहते हैं, दोबारा प्रयास करने का सबक सिखाया। सही बात है। लेकिन इसी मांझे से एक आधुनिक चिंता भी जुड़ी है। आजकल बाजार में जो नायलॉन या चीनी मांझा मिलता है, हाँ, जिस पर धातु की परत होती है, बिल्कुल, वो पक्षियों के लिए एक जानलेवा फंदा बन गया है। हर साल हजारों पक्षी इसमें उलझकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। तो त्योहार का आनंद बेजुबान पक्षियों की जान की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें पारंपरिक कपास के धागे की ओर लौटना होगा। बिल्कुल,
परंपरा को समय के साथ बदलना भी जरूरी है ताकि उसका सार जिंदा रहे, लेकिन उससे होने वाला नुकसान खत्म हो जाए। परंपरा से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, इस त्योहार पर तिल और गुड़ ही क्यों? मतलब जोर हमेशा तिल गुड़ पर ही क्यों होता है? इसका बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है जो आयुर्वेद के ऋतुचर्या सिद्धांत में छिपा है। ऋतुचर्या? हाँ, यानी मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली और खान पान को ढालना। आयुर्वेद के अनुसार तिल की तासीर उष्ण यानी गर्म होती है। अच्छा। ये कैल्शियम और आयरन का खजाना है। सर्दियों में जब हमारा शरीर ठंड से लड़ रहा होता है तब तिल उसे अंदर से गर्मी और ताकत देता है। और गुड़? गुड़ एक प्राकृतिक क्लिंजर है। ये खून साफ करता है, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब गर्म तासीर वाले तिल को पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो ये सर्दियों के लिए एक परफेक्ट सुपर फूड बन जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो, सिर्फ एक कहावत नहीं, सेहत का मंत्र भी है। बिल्कुल, और यही सिद्धांत आपको दक्षिण भारत के पोंगल में भी दिखेगा। नया चावल, गुड़, ये सब शरीर को मौसम के हिसाब से सही पोषण देने के लिए है। आज के दौर में जब हम प्रकृति से इतना कट गए हैं, शायद इन त्योहारों का यही सबसे बड़ा महत्व है। हाँ, वे हमें याद दिलाते हैं कि हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, और वे हमें रिश्तों की अहमियत भी याद दिलाते हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये यादें बनाने का समय है। एक कहानी है रमेश जी की, जिन्हें याद है कि कैसे उनके दादाजी सुबह 5 बजे उठकर उन्हें पतंग उड़ाना सिखाने छत पर ले जाते थे। वो पतंगबाजी से ज्यादा अपने दादाजी के साथ बिताया गया वो समय था जो उन्हें आज भी याद है। बिल्कुल, और आज जब परिवार दूर दूर बस गए हैं तब भी ये जुड़ाव बना हुआ है। अमेरिका में रहने वाले राजेश वीडियो कॉल पर अपने परिवार के साथ पोंगल मनाते हैं। वो उत्सव की भावना को साझा करते हैं। तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन त्योहार मनाने की इच्छा वही है। क्योंकि त्योहार की असल जरूरत हमारे डीएनए में है, एक समुदाय के रूप में एक साथ आने की, खुशियां साझा करने की, और ये महसूस करने की कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं है, ये अंधेरे से उजाले की ओर एक यात्रा है। ये प्रकृति के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ और अपने रिश्तों के साथ हमारे संबंधों का नवीनीकरण है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि एक उड़ती हुई पतंग में, तिल गुड़ के एक लड्डू में और अपनों के साथ में छिपी है। और मैं यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। जिस तरह सूर्य उत्तरायण होकर एक नई ऊर्जावान यात्रा शुरू करता है, ये दिन हम सबके लिए एक अवसर है। ये हमें अपने जीवन में किसी नकारात्मकता, किसी बुरी आदत या किसी पुराने दुख को पीछे छोड़कर एक नई सकारात्मक शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन का एक शक्तिशाली निमंत्रण है। तो इस मकर संक्रांति अपनी परंपराओं को